सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ राम एट द मैंगो और द मैंगो वॉज इटन बाय राम, क्या दोनों सेम हैं? यस, बट स्ट्रक्चर अलग है। सेम दोनों ही हैं और यही डिफरेंस समझते हैं आज एक्टिव पैसिव का गेम। एक्टिव पैसिव का जो गेम है ना, यही हमें समझाता है डिफरेंस कि हम एक सेंटेंस को दो डिफरेंट वे में कैसे लिख सकते हैं। So, hi everyone, welcome back to the channel ICS Ignite Learning with Pallavi, and I am here, your host, your dost. So, this is a very important chapter for any class or any board, any competitive exam. Active passive is a common topic which come in your exam. सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सिर्फ रूल्स याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे एक्टिव पैसिव है क्या एक्चुअली, कि आप सो दैट आप कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे वो एसएससी का ही क्यों ना हो या बोर्ड्स का ही क्यों ना, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो दैट माई मोटो, एंड आई थिंक आप अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं तो इट विल बी योर मोटो एज वेल, कि आप जब इस चीज़ को समझें तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाए कि आप एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस इजीली परफॉर्म कर पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो व्हाट इज, सबसे पहले एक सिंपल चीज़ समझो कि सेंटेंस में तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कौन काम कर रहा है। वर्ब होता है काम क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही बोला कि राम एट अ मैंगो। राम मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एट, अ इज अ हेल्पिंग वर्ब, मैंगो इज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है, अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव वॉइस जो है ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है और उस पर काम होता है। जैसे अगर हम इस चीज़ को पैसिव में अगर कहेंगे अ मैंगो वॉज इटन बाय राम, यहाँ फोकस किस पर है? मैंगो पर है, ऑब्जेक्ट पर है। तो फोकस किस पर आ गया? ऑब्जेक्ट पर आ गया। अगर हम ये बात करते हैं कि आखिर हम पैसिव क्यों यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना, अंडरस्टैंड करना। स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है, वो सोचता है कि बस कन्वर्ट करना है, बट एक्चुअली पैसिव यूज़ कब होता है? जब डूअर जो काम करता है इम्पॉर्टेंट नहीं हो, जब डूअर का कोई इतना इम्पोर्टेंस ना हो, जब एक्शन इम्पॉर्टेंट हो, जो रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो, जब डूअर अननोन हो, मतलब जो काम कर रहा है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा सेंटेंस में, तब पैसिव का यूज़ बहुत ज़रूरी है। लाइक माई फोन वॉज स्टोलन, किसने चोरी की? पता ही नहीं है, कोई भी तो कर सकता है। समवन मतलब कोई भी, XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है। सो नो नीड ऑफ बाय समवन, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि माई फोन वॉज स्टोलन बाय समवन, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन चीज़ है अंडरस्टैंड करना, किसी ने तो चोरी की होगी। एक होता है माई फोन वॉज स्टोलन बाय माई फ्रेंड, तो वो आपने मेंशन किया योर फ्रेंड, बट बाय समवन आपको नहीं पता किसने चोरी की है, कोई भी हो सकता है वो, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली वो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि समवन, समवन कोई भी हो सकता है। ओके, सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, अगर आप जब उसको अपने माइंड में रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको वो फॉर्मूला जो समझना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव में बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब 3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, मतलब कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी राइट्स अ लेटर, अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ लेटर, फिर टेंस आइडेंटिफाई करो, प्रेजेंट सिंपल है इज लगेगा, फिर क्या करो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो और फिर बाय और सब्जेक्ट लगाओ। मतलब अ लेटर सिंगुलर था या प्लूरल था, टेंस कौन सा था वो देखते हुए, प्रेजेंट सिंपल था तो इज एम आर लगता है, तो आर तो लगेगा नहीं क्योंकि लेटर एक ही है एंड सिंगल पर्सन है, तो इज लगेगा। एंड सो यहाँ पे फाइनल क्या सेंटेंस बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। इम्पॉर्टेंट चीज़,
प्रोनाउंस चेंज होंगे, जो प्रोनाउंसिएशन जो प्रोनाउंस होते हैं वो भी चेंज होते हैं। कैसे? शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप केयरफुली मेरी पूरी वीडियो देखोगे तो आपको हर एक चीज़, अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरी पीडीएफ में कुछ चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में मेंशन ना की हो मैंने, हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। बट अगर आप मेरी एक्सप्लेनेशन को समझोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड यू आर वेरी वेरी एलिजिबल फॉर द अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम एंड गेट द गुड मार्क्स in your exams. And its question is not that hard. The basic point is, if you wanted to attempt and getting a good marks, the most core point is you have to understand the basic formula of the active passive. That is the most important part. Now proceed with the step 4, that is tenses. टेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं है। अगर आप कोई चीज़ रटते हो ना तो आप एक टाइम तक उसको अपने माइंड में रख सकते हो, उसके बाद आप उसको भूल जाते हो। लेकिन अगर आप कोई चीज़ समझते हो तो वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करता है, रूल सिंपल है लेकिन गलती ये करता है कि टेंस नहीं समझ पाता और वो उसका कन्वर्जन नहीं होता और क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो टेंस हमेशा सेम रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज होगा। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल है, शी राइट्स, राइट्स है तो उसको हम कैसे चेंज करें? इज रिटन, क्योंकि हमें किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। अभी अगर पास्ट में है, पास्ट सिंपल है, तो शी रोट तो क्या हो जाएगा? वॉज रिटन। फ्यूचर है तो क्या होगा? शी विल राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा? विल बी रिटन। अब अगर हम कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में देखें तो शी इज़ राइटिंग, तो हमेशा याद रखना जब भी हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूस का फॉर्म हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर उसमें आईएनजी आता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, जैसे राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, तो उसको हम रिमूव करते हैं और उसको हम पैसिव की फॉर्म में इज़ बीइंग रिटन, यानी कि इज़ के साथ बीइंग लग जाता है और रिटन यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, आपका बीइंग ऐड हो जाता है। क्यों ऐड होता है? क्योंकि वहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है और रिटन इज द वर्ब थर्ड फॉर्म। बीइंग क्यों आया, किस लिए आया, यहाँ बीइंग की क्या ज़रूरत है? बिकॉज एक्शन चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कब तक चलेगा आप ये भी नहीं जानते हो। इट इज़ इन अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म, दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड टू पुट बीइंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में क्या होता है? जब आपके पास हैज़ हो या हैव हो या हैड भी हो तो आप उसके साथ हमेशा बीन लगाएंगे। बीन का मतलब ये है कि आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो एक्शन ना ही चल रहा है ना चलेगा, वो आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो इसका मतलब है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी हैज़ रिटन, हैज़ बीन रिटन, ये आपका पैसिव फॉर्म में होगा। बीन का मतलब आई थिंक क्लियर होगा आपको क्यों लगाया हमने। शॉर्टकट अगर याद रखोगे तो ये रखना है कि आप जब भी पैसिव में बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये हर जगह कॉमन ही रहेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन जहाँ पे टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस हैं वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान ज़रूर देना है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जिसको मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता, हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता। कंडीशन क्या है? ये है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, ही स्लीप्स, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? कहाँ सो रहा है, किस पे सो रहा है, कुछ नहीं पता, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव। सेम थिंग अगर हम मॉडल्स देखते हैं,
ये सबसे ज़्यादा गोल्डन टॉपिक है, किसी भी बोर्ड का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो अगर हम मॉडल्स अगर आपके पूरे सेंटेंस में आ रहा है कहीं, तो आपने क्या करना है, पैटर्न ये होगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव में यूज होगी। दिस इज द पैटर्न विच इज़ वेरी इजी। इम्पैरेटिव की अगर बात करते हैं, जो कि कमांड्स होता है, इम्पैरेटिव में जब भी हम किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड, जैसे कि ओपन द डोर। तो आपने किसी को क्या किया, आपने किसी को रिक्वेस्ट किया प्लीज़ ओपन द डोर, या आपने किसी को ऑर्डर दिया ओपन द डोर। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको दोनों में एक ही फॉर्मेशन करनी है, लाइक दैट कि लेट द डोर बी ओपन। लेट का यूज़ करना है जिससे कि वो दिखेगा कि हाँ ये इम्पैरेटिव सेंटेंस है। इम्पैरेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है आप किसी को कमांड दे रहे हैं। क्वेश्चंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला डिड शी राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लग गया। सो वॉज अ लेटर रिटन बाय हर। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है हमेशा। जब भी हम एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, तो हमेशा याद रखना है आपको कि जिस फॉर्म में, अगर एक्टिव फॉर्म में आपका पास्ट है तो पैसिव भी पास्ट ही होगा, लेकिन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा आपका पैसिव सेंटेंस। यानी कि WH क्वेश्चंस के साथ हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगा। WH क्वेश्चंस जो होंगे उसमें याद रखना आप हमेशा बाय हुम से यूज कर, अगर हु है जैसे हु रोड दिस, तो बाय हुम वॉज रिटन दिस, दिस वॉज रिटन बाय। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप WH वर्ड्स, क्वेश्चनेबल वर्ड्स यूज करते हैं, तो आप बाय से यूज करो। हु या वेयर, तो बाय वेयर, बाय हुम। सो बेसिकली हु से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हु रोड दिस, सो बाय हुम वॉज दिस रिटन। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, एडवांस लेवल है, डबल ऑब्जेक्ट है, शी गेव मी अ गिफ्ट, डू पैसिव बन सकता है। दो से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा पैसिव बन सकते हैं, जैसे कि आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, और एक और बन सकता है, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी। तो जब डबल ऑब्जेक्ट होता है, तो दो तरीके के पैसिव सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब सबसे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं बच्चे, जो मतलब कॉमन है, जो कि ज़रूरी है अभी क्लियर करना, कि स्टूडेंट्स बी भूल जाते हैं लगाना, बी लगाते ही नहीं है, जिससे कि पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। वर्ब थर्ड हमेशा गलत यूज़ करते हैं, मतलब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा गलत यूज़ करते हैं। टेंस चेंज कर देते हैं, टेंस सेम रहता है, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर वो पास्ट है तो आपका पैसिव भी पास्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट है तो आपका पैसिव प्रेजेंट में ही रहेगा, और अगर आपका फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही रहेगा, बस लेकिन फॉर्म चेंज किया करो, और सिर्फ फॉर्म ही चेंज होती है। अब अगर आपको एग्ज़ाम में कभी जब आप प्रैक्टिकली अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर एग्ज़ाम में आते तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आप ऑब्जेक्ट ढूंढो, टेंस आइडेंटिफाई करो कौन सा है, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और सब्जेक्ट को बाय के साथ एंड में डालो, बस हो गया। यही तो है पैसिव, और कुछ नहीं है। आप अगर पैसिव के क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस, रोज 10 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ 10, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ गुड मार्क्स इन एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव रटने का टॉपिक नहीं है, ये लॉजिक समझने का टॉपिक है। एक बार आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने इससे रिलेटेड आपको 45 to 50 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं ये पीडीएफ आपको पूरे प्रॉपर ये पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। आप उसको जाके, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप उस पीडीएफ को देखेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उस पीडीएफ में आपके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग दैट क्वेश्चंस, ऑल दैट क्वेश्चंस, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू। आप 10-10 क्वेश्चंस रोज़ करो, 10-10 का सेट लगाओ, बहुत ईज़िली आप क्लियर कर सकते हो, बहुत ईज़िली इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो।
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो सेव करो और डेली 5 से 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि ग्रामर सिर्फ देखने से नहीं करने से होता है, और करने से ही आती है, बिकॉज ग्रामर प्रैक्टिस मांगता है. So please do this, and also please do like, share and subscribe to my channel. I don't know आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो मेरे चैनल को, मुझे भी नहीं पता. इतने अच्छे अच्छे मैं कंटेंट लेके आती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो. प्लीज़ सब्सक्राइब करो so that you will get the first notification of my videos. So please do like, share and subscribe, and thanks for watching, and please see the Telegram channel for PDF and notes. Thank you so much, and stay tuned.